कक्षा 7 चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता को। सर्वांग समता शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग सम, यानी कि सभी के सभी अंग समान होने चाहिए। तो दो ज्यामितीय आकृतियों की अगर सर्वांग समता की बात करें तो उनके सभी अंग समान होने चाहिए। अब सभी अंगों में किन किन को लेंगे हम, तो उससे पहले हम जरा देखते हैं अपने आसपास व्यवहार में कुछ चीजें। जैसे आपने दो ब्लेड देखे होंगे, तो ब्लेड ठीक एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। उनके कोने देखें, उनके किनारे देखें, उनके शीर्षों को देखें, तो वो ठीक एक दूसरे के बराबर है। तो ये ऐसी आकृति कहलाती है सर्वांग सम। बिस्किट देखें तो बिस्किट जो है एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। इस तरह से हम डाक टिकटों को भी देख सकते हैं। अगर एक ही मूल्य के टिकट हैं दो, तो वो देखें वो एक जैसे ही। आप अपनी फोटो जो है पासपोर्ट साइज की फोटो, उनको देखें तो वो भी सर्वांग सम होते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले लेंगे रेखा या रेखाखंड को। इस क्रम में मेरे सबसे पहले रेखाखंडों की सर्वांग समता। तो यहाँ पे मैंने ये रेखाखंड ड्रॉ किया हुआ है, ए बी और सी डी। तो देखें ए बी और सी डी को अगर मापें तो हम देखेंगे ठीक ये इसके बराबर है। अगर ए बी सी डी के ठीक बराबर है तो हम कहेंगे ए बी और सी डी एक दूसरे के सर्वांग सम। यहाँ देखिए पी क्यू और आर एस ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए बी रेखाखंड सर्वांग सम होगा सी डी रेखाखंड। तो सर्वांग सम का चिन्ह इस तरह से प्रयोग करना है। तो दो रेखाखंड अगर यदि बराबर हैं तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के सर्वांग सम। तो यहाँ पे ये इसके सी के और डी और बी शीर्ष जो हैं ये एक दूसरे के समान हैं, और बी डी के ठीक इस पे ओवरलैप करेंगे, और ये रेखाखंड ए बी जो है बराबर है सी डी के। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम है। यदि हम ए बी को सी डी के ऊपर रखेंगे तो ए शीर्ष जो है वो सी को ओवरलैप करेगा, बी डी को ओवरलैप करेगा, और रेखा खंड ए बी सी डी को ओवरलैप करेगा। तो ये स्थिति जब होगी तब रेखाखंड ए बी सी डी के सर्वांग सम होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी अगर हम पी क्यू को उठा के आर एस पे रखें या आर एस को उठा के पी क्यू पे रखें तो ये स्थिति सर्वांग सम की नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं हम कोणों की सर्वांग समता। कोणों की सर्वांग समता देखते हैं तो हमने एक कोण ए बी सी बनाया हुआ है, दूसरा कोण पी क्यू आर बनाया हुआ है। अगर हम कोण पी क्यू आर को इसके ऊपर रखें तो इसका शीर्ष क्यू शीर्ष बी को ढक दे, और क्यू आर जो है वो बी सी को ढके, और पी क्यू जो है वो ए बी को ढक दे। या इसका विपरीत कहें कि ए बी सी कोण को उठा के हम इसके ऊपर रखें तो शीर्ष बी शीर्ष क्यू को ढके, और बी सी भुजा क्यू आर को ढके, और बी ए क्यू पी को ढक दे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर का सुमेलन हो रहा है ए बी सी से, या सी बी ए का सुमेलन है आर क्यू पी से। तो हम देखेंगे कि कोण ए बी सी सर्वांग सम होगा कोण
पी क्यू आर के, इनके शीर्ष एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इनकी भुजाएं जो हैं कोण की वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ कोण वाली स्थिति में, क्योंकि कोण जो हैं दो किरणों से बन करके एक किरण एक बिंदु पे मिलते हैं तो कोण का निर्माण होता है, तो किरण को हम छोटा बड़ा दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यू आर जो है वो BC से छोटा है, लेकिन जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोणों के शीर्ष एक दूसरे को ओवरलैप करें और उनकी भुजाएं एक दूसरे को ओवरलैप करें, भुजाएं बराबर नहीं, भुजाएं क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी कि ये कोण इस कोण को सुमेलित करे, तो कोण क्या होंगे, सर्वांग-सम। तो यहाँ पे हमने इनके मान भी लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी भुजाओं को हमने छोटा बड़ा दिखाया हुआ है, लेकिन इनके मान समान हैं, अतः ये कोण क्या है, सर्वांग-सम। तो जब कोण सर्वांग-सम होंगे तो उनके मान भी बराबर होंगे। यदि इनके मान बराबर हैं कोणों के, दो कोणों के, तो दोनों कोण सर्वांग-सम होंगे। तो सामान्यतः हम ध्यान रखेंगे कि जब रेखाखंडों को सर्वांग-सम कहते हैं तो हम सामान्य रूप में कहते हैं कि रेखाखंड बराबर हैं। इसी प्रकार से कोणों की सर्वांग-समता की बात करेंगे तो हम कह देंगे ये कोण इस कोण के बराबर है। सामान्य रूप में बोलचाल में लिखने में हम इसी तरह से प्रयोग करेंगे कि कोण ABC बराबर है कोण PQR के। तो ये इस तरह से बहुत कम लिखा जाएगा, व्यवहार में हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण PQR। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण ABC और PQR सर्वांग-सम है। तीसरा कोण भी इन्हीं के बराबर हो तो उस स्थिति में हम कहेंगे कोण ABC सर्वांग-सम कोण PQR सर्वांग-सम कोण, जो भी तीसरा कोण हो। अब है त्रिभुजों की सर्वांग-समता। तो दो त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज PQR। तो हम देखें दोनों त्रिभुजों को, तो यहाँ पे शीर्ष देखें A इसमें है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे Q और यहाँ C, ये R। A के हम संगत Q या B के संगत P इस तरह से भी ले सकते हैं। हम देखेंगे कि इनके शीर्ष जो हैं संगत शीर्ष एक दूसरे को ओवरलैप करें, इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, यानी कि ये AB अगर PQ के बराबर है और BC बराबर QR है और AC बराबर PR है, ये भुजाएं। और इसी प्रकार से कोण देखें तो कोण ऊपर ये कोण BAC कोण बराबर हो कोण QPR के, कोण B यानी ABC कोण PQR के, कोण ACB बराबर है अगर कोण PRQ के। तो त्रिभुज ABC सर्वांग-सम होगा त्रिभुज PQR के, यानी कि इनके संगत शीर्ष एक दूसरे पे ओवरलैप हों, इनके संगत कोण जो हैं वो बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों, तब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग-सम हैं। तो यहाँ पे सर्वांग-सम का चिन्ह हमने कैसे बनाया है, दो लाइन है बराबर की और उसमें ये लेटा हुआ है S। तो त्रिभुजों की सर्वांग-समता का क्या नियम है कि उनके संगत शीर्ष एक दूसरे को ओवरलैप करें और उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। दूसरे त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोणों के
ये कहते हैं बराबर हैं। तो ये जो हैं शीर्ष तो ओवरलैप करेंगे और भुजाएं और कोण एक दूसरे के बराबर हों। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग समता की शर्त हमें ध्यान रखनी है, त्रिभुज की सर्वांग समता, उनकी भुजाएं बराबर हों और कोण बराबर हो, संगत कोण। ये आवश्यक नहीं है यहाँ पे इसी क्रम में हो, ये क्रम बदल भी सकता है। ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के, ये निर्भर करता है आपके चित्र पे और दिए हुए प्रश्न पे। लेकिन तीनों कोण दूसरे तीनों कोणों के बराबर हों और ऐसे ही तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बराबर हों। इस स्थिति में त्रिभुजों को कहेंगे हम सर्वांग सम। यह हमको दिया हुआ है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो उसी क्रम में हम देखेंगे जिस क्रम में त्रिभुज सर्वांग सम दिए हैं उसी क्रम में उनकी भुजाएं और कोण भी सर्वांग सम यानी कि बराबर